हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर पर। और आज हम लोग नीट में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, जो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स या लिविंग वर्ड चैप्टर से, वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे 2016 टू ऑनवर्ड। तो जो भी आपके क्वेरी हो, जो आपको चीज़ें ना समझ में आए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से क्योंकि पूछे जाते हैं, तो और भी जो आप एग्ज़ाम होते हैं टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट के, और भी बाकी बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी ये सब काम आएगा। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि नॉमेनक्लेचर जो आपसे पूछ रहा है पहले नंबर के क्वेश्चन में, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि नॉमेनक्लेचर इज़ गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल। नॉमेनक्लेचर का कुछ यूनिवर्सल रूल है जो किसी चैप्टर में दिया गया है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉन्ट्रेंट्री, कह रहा है कि ऑफ टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कौन सा नॉमेनक्लेचर का जो रूल है उसके मतलब आगे, मतलब वो फॉलो नहीं कर रहा है। कॉन्ट्ररी मतलब कि उसके अगेंस्ट है, मतलब कि वो नहीं है। तो पहला रूल है कि द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम इज रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकंड नेम इज स्पेसिफिक नेम। एकदम करेक्ट है, ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाता है कि जो पहला नेम होता है वो जेनेरिक एपिथेट या जीनस का नेम होता है, और जो सेकंड वाला नेम होता है वो किसका नेम होता है, स्पीसीज़ का नेम होता है। जैसे अगर हम आम का नाम लिखें, मैंगो का नेम लिखें, तो उसको इस तरह से लिखते हैं मैंगोफेरा, मैंगोफेरा और क्या, इंडिका, मैंगोफेरा इंडिका। ठीक है ना, इस तरह से उसका नाम लिखते हैं। तो मैंगोफेरा जो आपका होता है वो कैपिटल से एम रहता है और बीच में अंडरलाइन, अगर हम लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं इसके जो है नीचे सेपरेट सेपरेट अंडरलाइन। तो पहला वाला जो नेम होता है वो जीनस का नेम होता है, और जो उसके बाद वाला नेम होता है वो स्पीसीज़ का नेम होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाता है। उसके बाद सेकेंड वाला है कि द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिक्स। जो नेम होता है उसको जब हम लिखते हैं इन लैटिन एंड आर इटैलाइज। एक मिनट, और अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर बी अंडरलाइन, ये तो सही है। अगला है जो डी वाला है कि बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये वाला गलत है। तो हमें करेक्ट आंसर मिल गया है, बी वाला भी हमारा सही है कि जब हम नेम को लिखते हैं तो वो नेम जो होता है लिखा वाला वो लैटिन में होता है, और जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो किस में प्रिंट करते हैं, इटैलिक्स में प्रिंट होता है। ठीक है, इटैलिक्स में जिस तरह से वर्ड का प्रिंटिंग होता है उस तरह से प्रिंट होता है, इसका नेम लैटिन में होता है। ये सारे के सारे रूल आपको एनसीईआरटी में इस चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन कब करते हैं, जब हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो, इसमें से कौन सा गलत है जो उस रूल को फॉलो नहीं करता। किसी भी मतलब लैंग्वेज में नहीं बायोलॉजिकल नेम लिखा जाता है, उसका ओरिजिन लैटिन होता है और जब प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में होता है। तो डी वाला हमारा गलत हो जाएगा, और यहाँ पे गलत ही जो है वही हमारा सही आंसर है क्योंकि गलत ही पूछा है। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ से कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला है कि द लेवल ऑफ हार्बेरियम। हार्बेरियम क्या होता है, हार्बेरियम में क्या होता है, शीट होता है, ऐसे इस तरह से शीट होता है। इसके अंदर हम क्या रख देते हैं, कोई प्लांट रख देते हैं। ठीक है, हार्बेरियम के अंदर क्या करते हैं, प्लांट का कलेक्शन करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, प्लांट के डेटा का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि हार्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं करता है, और हम इसको प्लांट के इन्फॉर्मेशन के लिए ही बनाते हैं। हार्बेरियम किसके लिए बनाया जाता है, प्लांट के कलेक्शन के लिए। प्लांट को सबसे पहले क्या करते हैं, लाते हैं जहाँ से भी हमको लाना है। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करते हैं, छांव में सुखाते हैं। फिर क्या करते हैं उसको, या फिर छांव में ना सुखाइए तो आप कॉपी के बीच में क्या करिए, उसको रख के उसके बाद उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ड्राई करके प्रेस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हार्बेरियम कैसे शीट बना के वहाँ पे उसका नेम, लोकल नेम, बोटानिकल नेम, किसने इसको कलेक्ट किया है, ये सब मेंशन करते हैं। तो क्या करें, डाटा ऑफ कलेक्शन करेक्ट है, डाटा ऑफ कलेक्शन होता है। लोकल नेम भी उसका मेंशन करते हैं, बोटानिकल नेम भी मेंशन करते हैं। नेम ऑफ कलेक्टर, सिंपल सी बात है, जो कलेक्ट करेगा उसका भी नाम लिखा जाता है। हाइट ऑफ द प्लांट, ये गलत है, जो गलत है वही हमारा क्या है यहाँ पे सही आंसर है। कह रहा है क्योंकि डज नॉट मतलब नहीं है, तो हाइट ऑफ द प्लांट, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है कि स्टडी फॉर
स्टेटमेंट, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है, पढ़ना है। 4 स्टेटमेंट के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से हमको करेक्ट 1 आउट, हमें मतलब कि 1 to 4 यहाँ से हमें करेक्ट आंसर के बारे में बताना है। तो पहला है कि डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। तो सही बात है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का डिफिनीशन जो सबसे पहले किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। फिर है कि फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो कोई प्लांट्स होता है उसमें क्या होता है, वो प्लांट को जीने के लिए लाइट की तो ज़रूरत होती है ना, लाइट नहीं रहेगा तो क्या प्लांट रिप्रोडक्शन करेगा, नहीं करेगा ना। तो ये वाली लाइन गलत हो जाती है। अगला है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। ये भी गलत हो जाता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को कैरोलियस लीनियस ने दिया था। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। बाइनोमियल को कैरोलस लीनियस ने दिया था, तो ये भी गलत हो जाता है। फिर 4th नंबर पे है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है कि यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन किसका ग्रोथ होता है, मतलब कि उसमें रिप्रोडक्शन भी होता है और ग्रोथ भी कहा जाता है। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। जितने ही ज़्यादा उनमें क्या होते हैं जो है उनका मतलब डिवीज़न होता है, उतना ही ज़्यादा क्या आ जाता है, वो संख्या में बढ़ रहे हैं, वही उनका रिप्रोडक्शन होता है, वही उनका ग्रोथ होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, 1st और 4th। अब ऑप्शन में ढूंढना है 1st और 4th कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी में 1st और 4th दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो हमारा 4th नंबर का है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद। जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वह कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम आपको हिंट देते हैं, जब हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड ये सब का फॉर्मेशन होता है तभी ही बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सब माइक्रोस्कोपिक लेवल, ए ही वाला करेक्ट हो जाएगा। सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। मतलब कह रहा है कि जो नॉन लिविंग है उनको नॉन लिविंग और लिविंग को किस बेसिस पे सबसे अच्छे से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अनएक्सेप्शन मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो रिस्पॉन्स टू टच, तो रिस्पॉन्स टू टच तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, पूरी तरह से ये सही नहीं होता है। इंट्रैक्शन विथ द इन्वायरमेंटल एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है कि जो नॉन लिविंग है वो उनमें इवोल्यूशन और प्रोग्रेसिव मतलब रिस्पॉन्स ये दोनों ही नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बाकी रिप्रोडक्शन के भी एक्सेप्शंस हैं, ग्रोथ एंड मूवमेंट के भी जो है क्या है, एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पे अच्छे से आप लिख लीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है 6 नंबर का क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ निगेटिव फीडबैक लूप इन ह्यूमन। निगेटिव फीडबैक लूप इन ह्यूमन की बात कर रहा है, मतलब निगेटिव फीडबैक दे। तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्किन, ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ, देखो पहले ही दे दिया है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब जैसे ही कोल्ड ठंडा लगता है तो क्या होता है, ब्लड की वेसल और ये सब हमारे क्या होते हैं, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रिक्ट से कुड़ने लगते हैं। तो ये क्या है, ह्यूमन में निगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है, निगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाई। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे ज़्यादा एबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला बायोमॉलिक्यूल्स है। बायोमॉलिक्यूल्स में आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे, बायोमॉलिक्यूल्स में आपका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, और क्या आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, प्रोटीन, और क्या आ जाएगा, फैट आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आ जाता है, मेन आपके ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो है इसका मतलब कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। ऑल बैक्टीरिया तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फंजाई, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स ये भी पूरी तरह सही नहीं है। ये वाला सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सम बैक्टीरिया हैं, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना।
यहाँ से है 8वें नंबर का क्वेश्चन कि मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर, पूरे वर्ल्ड का 70% से भी ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर है पोलराइज। देखो हमारी जो अर्थ है, मान लीजिए हमारी अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ मतलब कि हमारी जो अर्थ है उसके मतलब चारों तरफ ये जो मान लीजिए ये लैंड है, ठीक है, लैंड है जिस पे हम रहते हैं, तो 71% पूरे अर्थ मतलब हमारे अर्थ में 71% किससे लैंड घिरा हुआ होता है? पानी से घिरा होता है, वाटर से घिरा होता है। और जिसमें से कितना लगभग अप्रॉक्स की बात मैं कर रही हूँ कि जो है 3 पॉइंट समथिंग या लगभग आप 2.5% ही मान सकते हैं जो है क्या होता है? पीने लायक पानी है, फ्रेश वाटर है, ठीक है। तो इस 2.15% में भी जो फ्रेश वाटर होता है उसका इसका मतलब अगर हम इसको 100% मान ले फ्रेश वाटर, तो इसका जो है 70% वाटर कहाँ पे होता है? पोलर आइस में होता है। पोलर आइस कहाँ होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि कहाँ होता है। बहुत आसान है, आराम से बता लेंगे। तो कहाँ होता है? पोलर आइस में होता है। फिर नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि देयर इज़ नो लाइफ ऑन मून, जो चंद्रमा है वहाँ पे लाइफ नहीं है, उसका रीज़न क्या है? क्या रीज़न है कि चंद्रमा जो होता है आपका मून है वहाँ पे लाइफ नहीं है, क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्या है? बी। वहाँ पे क्या नहीं है? वाटर। यहाँ पे बी दिया गया है, बी है, ठीक है, बी नंबर दिया गया है। करेक्ट आंसर ये है कि वहाँ पे वाटर एब्सेंट है, पानी नहीं है, जल नहीं है, वाटर नहीं है। अब जल नहीं है तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं बनता है, ऑक्सीजन भी नहीं बनता है। देखो ऑक्सीजन नहीं बनता ये तो बात सही है, लेकिन अगर प्राइमरी ये ऑक्सीजन बनता किससे है? ऑक्सीजन वाटर से तो बनता है हमारे, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस में H2O से रिएक्शन होता है और CO2 से प्लांट्स के लीफ में, तब तो बनता है, लेकिन पानी ही नहीं है जो। तो सबसे पहले हमारा प्राइमरी आंसर क्या हो जाना चाहिए कि H2O, वहाँ पे वाटर नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी ऑक्सीजन होगा, लेकिन प्राइमरी हमारा H2O ही है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स। डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स मतलब लिविंग बींग्स में अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पेड़ पौधे देखेंगे तो अलग अलग तरीके के होते हैं, सब एक जैसे तो नहीं होते। और इंसान देखिए तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस, ये सब होते हैं। तो उसका रीज़न पूछ रहा है, क्या कारण है लिविंग बींग्स में जो इतने तरह तरह के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है म्यूटेशन, बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेजुअल चेंज, ये भी नहीं है। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि बहुत लंबे समय से। सबसे पहले आपको पता होगा कि वाटर में क्या आए थे? आपके प्रोकैरियोटिक आर्ची बैक्टीरिया आए थे, फिर उन्हीं से धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते नए नए तरह के ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। एक समय ऐसा था जब डायनासोर्स का भी टाइम था, ठीक है। वो कौन सा पीरियड था? जुरैसिक पीरियड था। कौन सा था? जुरैसिक पीरियड था, जिसमें डायनासोर बहुत पाए जाते थे। तो फिर धीरे धीरे वो विलुप्त हो गए, ठीक है। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज, अभी इस समय सबसे ज़्यादा स्टेबल प्लांट्स में देखा जाए तो एंजियोस्पर्म है, और ह्यूमंस मतलब एनिमल्स में देखा जाए तो हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ, इसका करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज, जो लाइफ पे सब पहला मतलब लाइफ था अर्थ पे सबसे पहले, वो किस तरह का था? साइनोबैक्टीरिया था, कीमो हेट्रोट्रॉफ था। तो इसका करेक्ट आंसर था, देखो पहले तो ऑक्सीजन वगैरह था नहीं, जब स्टार्टिंग में था तो ऑक्सीजन वगैरह नहीं था, बस ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कहाँ थे? वाटर में थे। कौन से वाटर में? ओशियन के वाटर में। तो जो भी थे तो वो क्या थे? कीमो हेट्रोट्रॉफ बने। जो भी ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे? कीमो मतलब केमिकल को डिग्रेड करके क्या करते थे? अपनी लाइफ को जीते थे, ठीक है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन हमें ज़रूरत है, तो उनमें क्या ज़रूरत थी कि कीमो हेट्रोट्रॉफ थे। अगला है कि रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूजुअली रिफर टू डैमेज, ये डैमेज कर देता है, क्यों? रेडिएशन की वजह से। किसके वजह से होता है? रेडिएशन की वजह से होता है। जो रेडिएशन होता है उसमें क्या होता है? रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, रेडिएशन क्या कर देता है? डैमेज कर देता है जो क्या होती हैं? हमारी सेल्स होती हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी वगैरह, जो आपका चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था, यहाँ क्या हुआ था? यहाँ पे रेडिएशन का डिस्चार्ज हुआ था, जो कि आज भी जो है चेरनोबिल प्लेस जो यूक्रेन में है वहाँ पर, और भोपाल जो हमारे इंडिया में है, भारत में है, वहाँ पर देखने को मिलते हैं इसके निगेटिव साइड इफ़ेक्ट। आज भी रेडिएशन का प्रभाव या कह सकते हो प्रकोप वहाँ पे है। नेक्स्ट है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम, सारे लिविंग सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है?
तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे यूटिलाइज टू ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम मतलब है ज़रूरी लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर नहीं है। प्रोड्यूस गैमीट ये भी नहीं है। यूटिलाइज सोलर एनर्जी ये भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेप्लिकेट, मतलब कि डीएनए बनाना। रेप्लिकेट मतलब डीएनए से क्या बनाना, डीएनए बनाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर डीएनए से डीएनए ना बने तो क्या हो कि जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ही ना हो, या कह सकते हैं एक जनरेशन से अगली जनरेशन आएगी ही नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, रेप्लिकेशन टू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि पेडोलॉजी, जो आपसे पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किसकी साइंस है, सॉइल के साइंस है, जिसमें हम सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं उस साइंस का क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। होम्योस्टैसिस क्या होता है, अगर जब भी हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को या किसी भी इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस, मतलब उसमें कोई चेंज ना होने देना। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, मतलब कि चेंज ही ना होने दें। तो उसको क्या, जैसे हम लोग पूछे तो हम लोग क्या है, होम्योथर्मिक है, मतलब हमारी जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें क्या होती है, होम्योथर्मिक होती है। जैसे हमें ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए फटाफट से स्वेटर पहन लेते हैं। गर्मी लगती है तो कूलर या एसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटी प्रिंसिपल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। तो देखो यहाँ पे किसकी है, हेरिडिटी की बात कर रही है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और हेरिडिटी नाम से है। देखो हेरिडिटी हम किस में पढ़ते हैं, हम हेरिडिटी जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो यहाँ से सब में यू कॉमन है, तो अब देखो किसमें जेनिक्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हेरिडिटी का एम्प्लॉयमेंट कर रहा है तो यूथेनिक्स, तो सेकेंड ऑप्शन पे ही मिल गया हमारा जेनिक्स। तो यूजेनिक्स क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उनको भी इस सेशन से, सीरीज़ से हेल्प मिल सके।